ठीक है, तो आगे सुनिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने नहीं कराया तो टॉपिक डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लिख लिया सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए आप ऐसा अज्यूम कर लो, मान लो वी आर हैविंग टू सेल्स, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, एंड दीज टू सेल्स आर इन पैरेलल। अच्छा, मैं दो सेल के लिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा आसान रहे। एंड द थिंग विच इज वैलिड फॉर टू सेल इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जो दो सेल के लिए वैलिड है वही किसी भी नंबर ऑफ सेल्स के लिए वैलिड होगा। तो ये मान लीजिए कि ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है और ये R2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये रेजिस्टर है R, यहाँ से कुछ करंट आया, लेट दैट करंट भी आई। ये करंट को दो रास्ते मिलेंगे सर, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 एंड I2। जितना करंट यहाँ से आया I1, यहाँ से कितना करंट आया I2, ये दोनों यहाँ पर निकल के ऐड हो जाएंगे, अगेन I1 प्लस ऑफ I2 एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट I। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इस पॉइंट को आप मान लो A, तो इसको मान लो B। देखो सर, ये आपको लूप दिखाई दे रहा है, ABRA इज द लूप क्लियर टू ऑल। हमें करना क्या है, बेसिकली हमें E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है और R इक्विवेलेंट, मतलब वी वांट टू रिप्लेस दिस होल कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना है। अगर सर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं, E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और ये R, यहाँ पर करंट जा रहा है I, तो इस केस में हमें मालूम है, ये मैंने लास्ट डे भी ये बनाया था, आप लोगों को लूप बताया था कि अगर मान लो इफ दिस इज अ लूप ABCD, तो इस सिंगल लूप के लिए जो इक्वेशन आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, E इक्विवेलेंट माइनस ऑफ IR इक्विवेलेंट, ठीक है, माइनस ऑफ IR इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, और यहां से आप इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ I कॉमन R इक्विवेलेंट प्लस ऑफ R, इज इट क्लियर, इज इक्वल टू 0। इज दिस इक्वेशन क्लियर टू ऑल? ये हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, लास्ट वाली क्लास में। अब देखो हमें एक्चुअली में इस कॉम्बिनेशन को, ये वाले जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, उसको एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है। एंड टू रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल, हमारा जो सिंगल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, व्हाट विल बी दैट इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें चाहिए, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई विल बी यूजिंग KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। I will form two loops and I'll apply KVL to the two loops, and then from there, by simplifying, we'll try to find out what will be the value of E equivalent of the combination and what will be the value of R equivalent of the combination. ठीक है, तो इस लूप में ABRA, A से स्टार्ट करिए और B से R, जो नीचे वाला रेजिस्टर है वहां पहुंचे, फिर वापस A पे आइए। If you will start from A and you will end up at A again, आपको इक्वेशन मिलेगी माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ I1 R1 माइनस ऑफ IR, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा E1 प्लस ऑफ I1 R1 प्लस ऑफ IR इज इक्वल टू 0। दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन। इज इट क्लियर? इन द सेम वे, इन लूप BCRD, ये दिखाई दे रहा है आपको सेकंड वाला पार्ट? यस सर। D से स्टार्ट करिए, D से C पे जाइए और फिर R होते हुए वापस D पे आइए। तो इसमें आप लिखेंगे माइनस ऑफ E2 माइनस ऑफ I2 R2 माइनस ऑफ IR, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, E2 प्लस ऑफ I2 R2 प्लस ऑफ IR इज इक्वल टू 0 इज माय सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है आपको, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय R1 and equation 2 by R2 and then add 1 and 2 और फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए। भाई आपको करना क्या है, यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन 1 by R1 and the equation 2 by R2 and then we will add these two equations, ठीक है, ताकि हम फाइनली सिंप्लीफाई करके E इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो वो करेंगे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को इफ यू डिवाइड बाय R1, तो यू विल गेट E1 by R1 प्लस ऑफ I प्लस ऑफ IR अपॉन R1। ये आपकी इक्वेशन बन रही होगी। देखिए, when you will divide the equation 1 by R1, you will get this, and when you divide the equation 2 by R2, you will be getting E2 by R2 plus of I2 plus of IR upon R2 is equal to 0. This would be the second that you will be getting.
नाउ यू हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो E1 R1 प्लस ऑफ E2 R2 प्लस ऑफ I1 प्लस I2 मिलेगा सर यहाँ पर, प्लस ऑफ I R 1 upon R1 plus 1 upon R2, this whole is equal to 0। कोई दिक्कत? And what can we write this I1 plus of I2 as? Yes, I1 plus I2 को हम कितना लिख सकते हैं? What we can write this value? I1 plus I2 I। ठीक है, तो अगर हम इसको I लिख सकते हैं तो क्या लिखते हैं? E1 R1 plus of E2 by R2, इसको हम I लिख सकते हैं। तो ये और ये I कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? 1 plus of this will be equal to R into 1 upon R1 plus of 1 upon R2, this whole value will be equal to 0। अब बस एक लास्ट स्टेप सर, अब फाइनली करो डिवाइड अबव इक्वेशन, ऊपर वाली जो ये इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 1 upon R1 plus 1 upon R2, इस पूरी इक्वेशन। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? E1 upon R1 plus of E2 upon R2 प्लस ऑफ ये I एज इट इज, इस पूरे टर्म को आप 1 upon R1 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर बन जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 प्लस ऑफ इस वाले टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिएगा इस वाले टर्म को व्हेन यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 1 upon R1 plus 1 upon R2, तो क्या मिलेगा? तो ये 1 upon R1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 upon R1 plus 1 upon R2 बचेगा क्या? R बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही होगी, ध्यान से देखिए, दिस यू विल बी गेटिंग द फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और आपके जो सिंगल सेल की इक्वेशन है उसको कंपेयर करिए। एक इक्वेशन मैंने बनाया था ना वो बॉक्स के अंदर, उसके साथ आप इस पूरे को कंपेयर करो। जब आप उसके साथ इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर करोगे, व्हेन यू विल कंपेयर द होल इक्वेशन विद दैट वन, तो जब आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? आपको दिखाई देगा कि इसमें E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर है? तो द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E1 upon R1 प्लस ऑफ E2 upon R2 एंड सो ऑन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट की वैल्यू इसके बराबर होगी, और इसमें जो R इक्विवेलेंट है ना, R इक्विवेलेंट वो ये वाला टर्म है। R इक्विवेलेंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1 upon R1 प्लस 1 upon R2। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 upon R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1 upon R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन राइट द R इक्विवेलेंट एज 1 upon R1 प्लस 1 upon R2। इसको आप 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 लिख सकते हैं। क्लियर? एंड सो ऑन। दिस इज द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपका सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो EMF विल बी रिटन एज E1। अरे मैंने कुछ गलती की है, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे भी 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 लिखना मैं भूल गया था, प्लीज इसको लिख लो। ये देखो ये वाला जो है ना E1 upon R1 प्लस E2 upon R2, ये वाला टर्म भी तो 1 upon R1 से डिवाइड होगा। इसके नीचे मैं 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 पुट करना भूल गया था। ठीक है, मैं इस बात को फिर से समझा देता हूँ कि भाई अगर आपके सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो E इक्विवेलेंट आप लिखते हैं E1 upon R1 प्लस ऑफ E2 upon R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 एंड सो ऑन। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि समेशन ऑफ EI upon RI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 upon RI। और इसी तरह से 1 upon R इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो 1 upon R1 प्लस 1 upon R2। मतलब आप पूरे कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय अ सिंगल सेल जिसका E इक्विवेलेंट ऐसे will be given by this and R equivalent will be given by this। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि that is equal to 1 upon R equivalent is nothing but 1 upon RI का समेशन। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको राइट कॉम्बिनेशन एंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन सीरीज में बताया था, in the similar way we have right and wrong combination in the case of parallel combination। in the similar way we have right combination and wrong combination in the case of parallel combination also। ठीक है, मतलब क्या सर? अगर मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, दिस इज द सेकंड सेल दैट वी हैव एंड दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड दिस वे। ये दोनों सेल इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, सच दैट कि ये वाला सेल E1 R1 है, ये वाला सेल E2 R2 है, और यहाँ से कुछ करंट आ रहा है विच विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो ये दो सेल्स अभी भी पैरेलल में हैं, बट ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अभिनव, क्यों रॉन्ग है ये? Why is this combination a wrong combination? Why it's a wrong combination of cells? देखो राइट तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, जैसा मैंने सर्किट बना के सॉल्व किया था उसमें दोनों सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक पॉइंट पे कनेक्टेड था या नहीं? पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव एक साथ। टेल मी यस और नो? यस सर। बट इसमें अगर आप देखेंगे बेटे तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग कॉम्बिनेशन।
तो इस केस में अगर आप ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे E1/R1 माइनस ऑफ E2/R2। जरूरी नहीं है कि E2 के साथ ही माइनस लिखा जाए, E1 के साथ भी माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हो या फ्लिप कर रहे हो। मेरी बात समझो, द सेल विच इज रॉन्गली कनेक्टेड, आप उनमें किसी एक की पोलैरिटी को फ्लिप ओवर करेंगे ताकि आपको राइट कॉम्बिनेशन मिल सके। पैरेलल कॉम्बिनेशन में राइट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, पैरेलल के केस में मैं फिर से रिपीट करूंगा, पैरेलल के केस में राइट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अब सीरीज के केस में क्या होता है, तो सीरीज के केस में हम ये कह सकते हैं कि राइट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव ऑफ एक इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर दोनों के केसेस में अगर राइट कॉम्बिनेशन नहीं है तो हम किसी एक सेल की पोलैरिटी को फ्लिप ओवर करते हैं, और जिसकी पोलैरिटी को हम फ्लिप ओवर करते हैं उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। आई होप मेरी बात सबको समझ आ गई होगी। बट सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द पोलैरिटी। अच्छा, इसी केस में अगर मान लीजिए एक और पॉइंट बता रहा हूं कि इफ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर मान लो कि आइडेंटिकल सेल्स हो, और कितने आइडेंटिकल सेल्स हो, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, और वो कैसे कनेक्टेड हो, पैरेलल में। n मतलब n नंबर ऑफ सेल्स, मतलब n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है। और आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि ईएमएफ ऑफ द सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल दोनों इक्वल हो, मतलब तभी आइडेंटिकल कहलाएंगे। मतलब क्या सर, मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दिस इज द वे द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल। ये सारे सेल्स क्या है, आइडेंटिकल है, ई आर ई आर ई आर, तो ये सब पैरेलल में है। अगर तो इस केस में ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E/R प्लस ऑफ E/R एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन। कोई दिक्कत, n नंबर ऑफ टर्म्स तक, तो NE/R डिवाइडेड बाय N/R, R से R कैंसिल, N से N कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्विवेलेंट की वैल्यू E आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब अगर आप आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ उतना ही होगा जितना सिंगल सेल का ईएमएफ है। क्लियर? यस सर। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल अगर करेंगे आप तो इक्विवेलेंट ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विवेलेंट ईएमएफ रिमेन्स सेम। ठीक है, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर ये आइडेंटिकल सेल्स का होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ वुड हैव बीन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ e, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में द इक्विवेलेंट ईएमएफ रिमेन्स सेम। चलिए सर, तो वंस वी आर डन विद दिस फॉर्मूलाज एंड ऑल दिस थिंग्स, अब हम इस पोजीशन में कि वी कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दो तीन क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से, देखते हैं आप लोगों को कितनी बात समझ में आई है। तो 2-3 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन इस पे नहीं बनते हैं। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वेदर द सेल्स आर कनेक्टेड इन अ राइट कॉम्बिनेशन और इन अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इस बात का बस ध्यान रखना एंड देन यू कैन सॉल्व इजीली। सर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक सेल है और सर ये दूसरा सेल है इस तरह से, ठीक है, और ये एक तीसरा सेल है, वी हैव अनदर सेल लाइक दिस, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन है हमारा एंड वी हैव अ रेजिस्टर। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप केसीएल केवीएल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट इट विल बिकम लेंदी। ठीक है, उससे आसान तरीका क्या होगा कि जहां पर आप सेल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, तो एडवाइस क्या होगी मेरी, एडवाइस आपके लिए ये है कि देन यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट बाय KCL and KVL, you should go for the simple series and parallel combination formula। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये आपका 10 वोल्ट का सेल है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 20 वोल्ट का सेल है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लेटर से 10 ओम है, 10 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, 2 ओम है, और ये 8 वोल्ट है, ये 1 ओम है। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट। अब मुझे बताओ, इससे पहले आप लोग शुरू करें, मुझे बताया अनुभव जोशी, अनुभव सर। अनुभव सर। अनुभव मुझे एक बात बताइए,
कि सर ये जो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के सेल्स हैं, हाउ आर दे कनेक्टेड? पैरेलल। पैरेलल कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। तो कर पाओगे आप ये सॉल्व? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। करंट अगर एक से, इफ यू हैव मोर देन वन सेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड E इक्विवेलेंट एंड देन यू विल राइट द फॉर्मूला I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। चलो मैं बताता हूँ सर, एक बात तो ऑब्वियस है विदाउट एनी डाउट, these two that I can see here, these two are connected in parallel and their combination is not right. I mean, these two cells are connected in parallel with in the wrong combination. Am I correct? ये जो combination है वो right है या wrong है? Of course the combination is wrong because positive of one is connected to negative of another. एक का positive दूसरे के negative के साथ connected. तो E equivalent की वैल्यू कितनी आएगी सर? किसी एक को flip करोगे? Which of the cell do you want me to flip? कौन सा सेल? मान लो कि मैं नीचे वाले सेल को फ्लिप कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है चलो। तो सर अगर आप you'll flip the second cell, तो 10/2 minus of 20/2 divided by कितना? 1/2 plus 1/2. 1/2 plus 1/2 is 1. 10/2 is 5 and ये 10, तो इसका मतलब ये जो E equivalent आएगा वो -5 आएगा, ठीक है। और इसमें जो R equivalent आएगा, R equivalent that will be equal to 1 ohm because 1/2 plus 1/2 is 1, तो R equivalent 1। अब ये माइनस लिखना नहीं है, माइनस का इस बात को इंडिकेट कर रहा है, उस बात को समझो। हमने क्या माना? हमने ये माना, हमने किसको निगेटिव माना? तो हमने इसको निगेटिव लिया। तो जिसको हमने निगेटिव लिया, इसका मतलब है वो डोमिनेंट हो रहा है, क्योंकि आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया है वो भी निगेटिव आया है। इसका मतलब जिसको आपने निगेटिव माना है वैसा ही आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ की भी पोलैरिटी बनानी पड़ेगी। देखो बात समझो, ये जो आपका सेल है वो तो एज इट इज रहा, ये सेल पहला वाला 8 वोल्ट 1 ओम का, ये तो एज इट इज है। अब इन दोनों का जब इक्विवेलेंट आप ड्रॉ करेंगे तो यू हैव टू ऑप्शंस कि सर इक्विवेलेंट ऐसा बनाए या इक्विवेलेंट ऐसा बनाए। हाउ टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट ये ऊपर वाला पहला केस या इसमें इक्विवेलेंट दूसरा केस? तो अब कौन डिसाइड करेगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसा बनेगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो वो डिसाइड करेगा आपका फाइनल आंसर। अगर फाइनल आंसर में आपका इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया होता तो हम ये कहते हैं कि भाई जैसी इसकी पोलैरिटी है वैसे ही इक्विवेलेंट की पोलैरिटी होगी। बट फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जिसको हमने नेगेटिव माना उसकी पोलैरिटी जैसी है वैसा ही ई इक्विवेलेंट की पोलैरिटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि भाई इस इक्विवेलेंट की जो पोलैरिटी होगी, दिस इज हाउ द पोलैरिटी ऑफ दिस इक्विवेलेंट विल बी ड्रॉन एंड दिस रेजिस्टर इज ऑफ रेजिस्टेंस जो भी है 4 ओम, ठीक है। और ये वाला कितना हो गया? इसको सॉल्व किया तो हमने ये 5। अब माइनस नहीं लिखना है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हमने इसका पोलैरिटी बना दिया है और ये 1 ओम एज इट इज, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगेन जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये वाला और ये वाला दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट कैसे कनेक्टेड है? आर दे इन राइट कॉम्बिनेशन और दे आर रॉन्गली कनेक्टेड? यश वर्धन, व्हाट इज योर क्लेम? आर द टू सेल्स राइटली कनेक्टेड और रॉन्ग? रॉन्ग। तो इसका मतलब सीरीज तो है बट अगेन दे आर इन रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो आप लिखेंगे 8 minus of 5 means I have just flipped over the polarity of the second cell, तो 8 minus of 5 is equal to 3 volt, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये R equivalent that will be equal to 1 plus of 1 is equal to 2 ohm। तो आप फाइनली आप जो इसका आंसर लिखेंगे वो कितना होगा? तो करंट विल बी इक्वल टू नथिंग बट इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 2 डिवाइडेड बाय 6। तो करंट मेरे हिसाब से हाफ एम्पियर, ठीक है, ये करंट आएगा। वन मोर ऑफ दिस टाइप एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और, इट वाज आस्क्ड इन जेईई। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सेम डेटा था जो आईआईटी ने पूछा था, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम था जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी फॉर्मेट का क्वेश्चन सेम टू सेम आईआईटी ने पूछा था विद द डिफरेंट डेटा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे डेटा याद नहीं रहता तो एग्जैक्ट डेटा तो मैं नहीं ले सकता, बट इस फॉर्मेट का क्वेश्चन था जो आईआईटी ने पूछा था। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर दो। ये रजिस्टर ये ऐसे, यहाँ पर एक्सेल ऐसे, ठीक है, और ये एक्सेल ऐसे। ये आपसे बोला गया 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 8 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 4 ओम, and this resistor is of 4 ohm. This point is P. Let's say this point is Q. आपको बताना है कि what would be the potential difference between P and Q? Vp minus Vq is equal to what? कोई मुझे बता सकता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को obviously you can solve in two ways. अगेन आप मतलब आप केवीएल केसीएल केवीएल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, 2 लूप बना सकते हो, उससे करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ऊपर वाले दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं
और नीचे वाले दोनों सेल भी सीरीज में कनेक्टेड हैं। बोलो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? yes yes sir, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि ये 6 और ये 20 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सिमिलरली 8 and 10 दे आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, एंड दे आर कनेक्टेड इन राइट कॉम्बिनेशन। सही, कॉम्बिनेशन भी yes राइट है। तो अगर आप देखिए सर, बस एक शिवांग बोल रहा है, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं यार। yes sir, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 6 और ये 6, तो ये 6 और 20, इसका मतलब यू कैन रिप्लेस बाय सिंगल सेल। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 ओम, 26 वोल्ट 6 ओम। नीचे वाला अगर आप देखेंगे, नीचे वाला तो ये कितना है? 8 और 2, मतलब 8 और 10 कितना होगा? 18 वोल्ट, और 2 1 3 ओम, और ये एक रेजिस्टर, ये 4 ओम। मुझे बता सकते हो ये दोनों सेल कैसे कनेक्टेड है, 18 वाला और ये 26 वाला? हाउ दीज आर कनेक्टेड? right पैरेलल। ठीक है क्या सर, इस बीच वाले रेजिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि इस बीच वाले रेजिस्टर को अगर आप ऐसे सोचो, इमेजिन करो, अगर किसी बच्चे के मन में आएगा सर इसमें बीच में एक रेजिस्टर भी तो दिखाई दे रहा है, तो सर पैरेलल कैसे? तो सर इस रेजिस्टर को अगर आप ऐसे लगा दोगे, अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दो, यहां से हटा के नीचे लगा दो, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, बिकॉज यहां पर अगर करंट इसमें देखें I1 और यहां से करंट अगर देखें I2, तो यहां पर करंट आ रहा है I1 प्लस ऑफ I2। अगर इसको मैंने नीचे भी लगा दिया तब भी यही होगा सर, I1, यहां से करंट आ रहा है I2, और यहाँ करंट कितना जाएगा? I1 प्लस ऑफ I2। इसका मतलब है कि इस मिडिल रेजिस्टर को आप मिडिल में दिखाएं या आप आउटसाइड द सर्किट दिखाएं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ये ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, दे आर द आइडेंटिकल केस। दीज टू सर्किट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। डिड यू अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सर? ई इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप? ई इक्विवेलेंट आप लिखेंगे 26/6 प्लस ऑफ 18/3। गंदा सा रिजल्ट है तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ क्या लिखेंगे? 1/6 प्लस ऑफ 1/3। इसी तरह से 1/r इक्विवेलेंट को आप क्या लिखेंगे? तो 1/r इक्विवेलेंट को आप लिखेंगे 1/6 प्लस ऑफ 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या लिखोगे आप? ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ आर इक्विवेलेंट। यहाँ से आप करंट निकाल लोगे। अब जो ये करंट आया, तो ये करंट जो नेट करंट आएगा वही नेट करंट इस 4 ओम से पास होगा। तो पोटेंशियल Vp माइनस ऑफ Vq होगा कितना? तो दैट वुड बी इक्वल टू नेट करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस R। ये सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। आई होप आपको मेथड क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए सर, इसी कॉन्सेप्ट पे सेक्शन तुम्हारा वो क्वेश्चन बेस्ड था जो तुमने आज पूछा है। आपने पूछा था या किसी और ने पूछा था? आई होप आप, या शायद यशवर्धन ने पूछा था, कोई भी जिसने भी पूछा था। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज, पहले तो समझो व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स by which you can find the value of resistor of unknown resistance। मतलब अगर कोई एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, तो with the method of this Wheatstone bridge or with the concept of this Wheatstone bridge, you can find the resistance of the resistor whose resistance is not unknown। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है? तो Wheatstone bridge जनरल अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका और भी फॉर्म्स है, जैसे आपको और भी फॉर्म्स है जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ करते हैं, बट एक फॉर्म जो आपको जनरली दिखाई देता है वो ये फॉर्म है। ये 4 रेजिस्टर होते हैं, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर ले लीजिए आप, और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। आप आगे पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन है 2 केसेस में, एक है मीटर ब्रिज और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, और वो दोनों इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे मान लीजिए ये रेजिस्टर है R1, ये रेजिस्टर है R2, ये रेजिस्टर है R3, ये रेजिस्टर है R4, एंड दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। डू यू नो व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? yes current indicator करंट इंडिकेटर, मतलब इट इंडिकेट्स करंट कि अगर इसमें इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा तो इसकी जो निडल है दैट गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो निडल का डिफ्लेक्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई उस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। अगर कोई करंट नहीं है तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इफ अ करंट फ्लोज थ्रू दैट ब्रांच इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। तो सर ये गैल्वेनोमीटर हमें पढ़ना है इसके बाद वाले चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उस वाले चैप्टर में हमें गैल्वेनोमीटर पढ़ना है डिटेल में, राइट? अभी तो सिंपली उसका यूज है, तो बस इतनी बात याद रखो कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स करंट इन अ सर्किट।
किसी भी सर्किट में जो करंट डिटेक्ट होता है वो किससे होता है, तो गैल्वेनोमीटर डज दैट। ओके, तो आप देखिए, मान लीजिए बेटा यहाँ से कुछ करंट आया, करंट इज आई, यहाँ कोई सेल लगा रखा है हमने, करंट आई आया, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ करंट I1 जाएगा बेटा, मान लीजिए यहाँ से करंट I2 जाएगा। टेल मी यस और नो। यहाँ पर इन नॉर्मल सिचुएशन में कह सकता हूँ करंट डिवाइड होगा, लेटर से IG करंट यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ कितना करंट जाएगा, I1 माइनस IG। अरे सबको समझ में आ रहा है, प्लीज बोलते चलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना आया, IG, तो यहाँ पर करंट कितना आएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाल, यहाँ से करंट I2 आया और IG आया, दोनों ऐड हो गए, तो इसमें जाएगा I2 प्लस ऑफ IG। यहाँ से I1 माइनस ऑफ IG आ रहा है, यहाँ से I2 प्लस ऑफ IG, दोनों यहाँ पर ऐड होगा, तो IG से IG खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस ऑफ I2। IG से IG खत्म, तो ये कितना होगा, I1 प्लस ऑफ I2, I1 प्लस ऑफ I2। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत? एंड दिस I1 प्लस ऑफ I2 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज इक्वल टू I। ये आपका करंट है ना। अब देखो इसमें बस एक बात याद रखो, व्हीट स्टोन ब्रिज तो ये है, इसकी एक स्पेशल कंडीशन है जो हमारे काम की है, दैट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है, तो व्हेन, या आप ये कह सकते हो, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मींस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन bridge means that IG is equal to 0। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है, IG 0। IG का क्या मतलब, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। फिर से सुनो, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम बैलेंस्ड तब कहेंगे जब हम सर्किट में तो करंट फ्लो करा रहे हैं बट गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये कब ऐसा होगा, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। भाई करंट कब फ्लो नहीं करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। एम आई करेक्ट अनुभव, कि भाई करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। Yes, इसका sir. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Vx माइनस ऑफ Vy बिकम्स इक्वल टू 0, या आप यहां से ये कह सकते हैं कि Vx बिकम्स इक्वल टू Vy। और ये कंडीशन कब अचीव होगी कि सर Vx बिकम्स इक्वल टू Vy, व्हेन डू यू थिंक द कंडीशन विल बी अचीव्ड? तो याद रखिए, दिस कंडीशन इज अचीव्ड व्हेन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। अब देखिए बस इतना ही हमें खेलना है, फिर से सुन लीजिए। गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारी ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं गया। और ये अचीव कब होगा, ये कंडीशन अचीव कब होगी, जब रेजिस्टर्स के रेशियो इक्वल होंगे। बस उसी चीज को मैं दिखा रहा हूं सॉल्व करके कि रेजिस्टर्स के रेशियो इक्वल होंगे तो आपको ये कंडीशन अचीव हो जाएगी कि देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच। इसको समझने के लिए देखो, मान लो कि मैं 2 लूप कंसीडर कर रहा हूं, लेट मी टेक दीस 2 लूप्स। तो इन लूप दिखाई दे रहा है आप लोगों को AXYA, इस वाले लूप में अगर हम चल रहे हैं इन द बैलेंस कंडीशन, तो माइनस ऑफ I1 R1, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्लस ऑफ I2 R3 इज इक्वल टू 0। टेल मी यस और नो बेटे, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। अरे हाँ ना बोल भाई। Yes, sir. ऐसे ही इन लूप, दूसरा लूप ले लो आप XBYX, ये लूप नंबर 2 ले लो। इस लूप में अगर आप जा रहे हो तो माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ IG, although I have taken IG but IG has to be 0, प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ IG। अच्छा ये रेजिस्टर कौन सा, R2, और यहाँ पर रेजिस्टर कौन सा, R4, इज इक्वल टू 0 बिकॉज IG वाला ब्रांच तो वैसे ही 0 करंट जा रहा है, ये IG 0 हो गया, ये IG भी 0 है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे माइनस ऑफ I1 R2 प्लस ऑफ I2 R4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। इज इट करेक्ट? ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, डिवाइड 1/2। अब 1 को 2 से डिवाइड करोगे, देखो आपको कंडीशन मिलेगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। मिल रही है कंडीशन? प्लीज सी दिस। Yes, sir. यही आपके बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। और ये कंडीशन आपसे क्या कह रही है, तो दिस कंडीशन इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट कि अगर 2 रेजिस्टर्स के रेशियो बाकी 2 साइड के रेजिस्टर्स के रेशियो के इक्वल है, मतलब एक साइड के रेजिस्टर्स का रेशियो अगर दूसरे साइड के रेजिस्टर्स के रेशियो के बराबर है, तो उस केस में आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। और जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट एक बात का ध्यान रखना कि अगर गैल्वेनोमीटर ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो उसका क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस भी 0 होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सर। मैंने बोला कि सर
ये मान लीजिए ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, दिस इज अनदर रेजिस्टर, दिस इज द फोर्थ वन, यहाँ पर एक और रेजिस्टर। आई हैव कनेक्टेड अ सेल दिस वे, यहाँ पर एक सेल लगा दिया, यहाँ पर एक सेल लगा दिया, एंड द सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये 4 ओम का रेजिस्टर, ये 3 ओम का रेजिस्टर, ये 6 ओम का रेजिस्टर, ये 5 ओम का रेजिस्टर, मान लो कुछ भी बना रहे, आपको बताना व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस केस, है ना, करंट निकालना। अब मुझे बताओ, ओरली सॉल्व करते हैं, पहले आप लोगों से पूछता हूँ, इज इट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट? No, sir. Yes, sir. Balance. देखो एक बात तो पहले आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई, अगर मैं ऐसा बनाऊं सर्किट, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं ऐसी कोई सर्किट बनाऊं, पहले तो इस बात को आप समझिए, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, मान लो ये 5 ओम है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। मुझे एक बात बताओ, इस पहले उस वाले को भूल जाओ, इस वाले को देखो, पहले इस वाले को मुझे बताओ, इज इट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट? देखो कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, 5 रेजिस्टर हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस चेक किया करो कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। कैसे चेक करोगे? इस वाले का रेशियो और इस वाले का रेशियो, मतलब 2/4 और 3/6, ये रेशियो सेम है या नहीं है, देखो तो। अगर रेशियो इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू 0 होगी, तो इस रेजिस्टर को यहां से हटा दो, मतलब जिसमें करंट नहीं जाएगा उस रेजिस्टर के होने का कोई मतलब नहीं बनता, तो उसको वहां से हटा दो, तो आपकी जो सर्किट है दैट विल गेट रिड्यूस टू दिस 4 रेजिस्टर सर्किट। अब इसमें ये 2 ओम और ये 4 ओम कैसे कनेक्टेड है शिवांग? तुम ही बोल लो बेटा। 2 ओम और 4 ओम कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। और 3 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्टेड है? सक्षम। Series. और फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। समझ में आ गया कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो क्या करना होता है? Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स गेट बैक टू दिस सवाल। मुझे बताओ कि इज इट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट? इसमें Yes. बीच वाले को हटा सकते हैं या नहीं? No, sir. कैन आई रिमूव दिस 5 ओम और नॉट? No. वेरी गुड शिवांग। ऑब्वियसली इसमें हम इस 5 ओम को नहीं हटा सकते। सर क्या ये बैलेंस नहीं है? सर बैलेंस है, बट इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 और 4 1/2 है, ये 3 और 6 ये 1/2 है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसमें करंट 0 आप कह रहे हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0 होना चाहिए भाई। अगर आप उस ब्रांच में कह रहे हो कि करंट 0 है तो उस ब्रांच के 2 एंड्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस भी तो 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 20 है, और यहाँ 20 है तो यहाँ 20 है, ये 20 यहाँ दिखा लो, या ये 0 है यहाँ तो यहाँ 0। क्या इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आ रहा है या 20 - 0 आ रहा है? No, sir. बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि सर ये आप इसकी तरह सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा ये किया वैसा वो सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है यू कैन नॉट रिमूव दिस 5 ओम रेजिस्टर। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो नॉर्मल सीरीज और पैरेलल से सॉल्व होगा। सर ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, ये दोनों रेजिस्टर अगेन दे आर इन सीरीज, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ओम, एंड देन वी हैव 3 रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, यहां से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, यहां से आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, और आर इक्विवेलेंट निकाल के और फिर यहाँ पर आप फर्दर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ये 6 ओम है, ये 5 ओम है, एंड दिस वुड बी 9 ओम, ठीक है, और ये 20 वोल्ट का सेल। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/5 प्लस 1/9। और ये करने के बाद आप फिर आप क्या निकाल लेंगे? करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको देखो, ये एक एक्सेप्शन केस मैंने आपको करा दिया है। वैसे तो आपको जब भी ये रेशियो इक्वल होता है तो आपकी सर्किट ऐसी होगी कि बीच वाले रेजिस्टर में करंट तो नहीं जाएगा, बट एक एक्सेप्शन बता दिया है कि रेशियो सेम होने पर भी बीच वाले रेजिस्टर को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज उसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस 0 सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, इसलिए आप उस केस में बीच वाले रेजिस्टर को हटा के सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले रेजिस्टर के अक्रॉस अगर सेल लगा हुआ है तो दैट रेजिस्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल। Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए सर,
बस यहीं तक आज. Rest will discuss in the next class. Thank you. Bye bye. Take care. Good night.